हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर फन फैक्ट एसकेपी पे आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट 8 न्यूज लेकर आया हूँ। जी हाँ, संडे है, आराम से न्यूज देखना। हाँ, हालांकि एशिया कप का मैच आ रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कमेंट पे जरूर बताइए आप मैच देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इनको एशिया में टर हेड बना दिया गया है, 2027 की होस्ट भी मिल गई है। तो क्या ये भारत के साथ धोखा हुआ है? यूएनएससी की मीटिंग में पाकिस्तान को इजराइल ने कैसे धोया है, ये भी इस न्यूज में बताऊंगा। यूएनएससी में इजराइल के खिलाफ पास हुए रेजोल्यूशन के बाद पैलेस्टीन ने क्या बोला है? वेनेजुएला पर अब क्या दिक्कत आने वाली है? पीएम मोदी 3 डेज आर्म फोर्सेस कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट कहां करने वाले हैं? अमेरिका रशिया पर सैंक्शन कब लगाएगा? जब यूरोप बोलेगा कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। मतलब अगर उन्हें जरूरत होगी तो नहीं लगेगा और जरूरत नहीं होगी तो ये सैंक्शन लग जाएगा। निकोबार प्रोजेक्ट्स का क्या हो सकता है? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? लंदन में इमिग्रेशन के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हो गया है? क्या अब आने वाली है लंदन में भी दिक्कत? दोस्तों, आज की ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डीप में जाके इसको देखना बहुत ही जरूरी है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप ये देख सकते हैं कि इंडिया कितना बेहतरीन काम कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट अपने देश के बहुत ही अच्छी तरीके से रेसिस्ट कर रही है, अमेरिका जैसे बड़े देश को भी। तो सबसे पहले न्यूज की बात करेंगे। एससीओ में पाकिस्तान को टेरर फाइट का बॉस बना दिया गया और 2027 में बड़ी मीटिंग भी उनको होस्ट करने के लिए मिल गई है। अब अपोजिशन चिल्ला रहा है इंडिया को धोखा मिल गया है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया से बेटर है। क्या ये सच है? आज फुल डिटेल देखेंगे फन फैक्ट एसकेपी में। उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहले फैक्ट को समझते हैं। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा ग्रुप है, चाइना रशिया लीड करता है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान ईरान सब मेंबर्स हैं। 1 सितंबर को तियानजिन चाइना में समिट हुआ, वहां पाकिस्तान को एससीओ रेड्स का चेयर बना दिया गया। ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो टेरर सेपरेट और एक्सट्रीमिस्ट से लड़ता है। 2025-26 के लिए, मतलब 1 साल के लिए पाकिस्तान को हेड बना दिया गया है, क्योंकि ये रोटेशनल सिस्टम है, हर कंट्रीज को बारी बारी मिलता है। इंडिया को 2022 में यही रोल मिला था और 2027 की एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर दिया है कि प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। ये भी रोटेशनल पे होता है। 2025 में चाइना में हुआ, 2026 में किर्गिस्तान में होगा, फिर पाकिस्तान में होगा। नो स्पेशल फेवर, बस टर्न का खेल है। इंडिया को क्या मिला? दोस्तों, इंडिया ने भी 2023 में वर्चुअली होस्ट किया था। अभी समिट पे टेरर पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स की निंदा की और डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी एससीओ से पहले, उसके ड्राफ्ट स्टेटमेंट पे साइन ही नहीं किया था, जिसमें डबल स्टैंडर्ड थे। प्लस इंडिया एससीओ से ट्रेड, एनर्जी और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है, बिलियंस के बेनिफिट होते हैं। ऑपोजिशन का क्या पॉइंट है? पाकिस्तान को टेरर हेड बना दिया, इंडिया को मिल गया धोखा, उनकी फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है, चाइना रशिया से क्लोज होता जा रहा है पाकिस्तान। अरे फोकस करो भाई, दोस्तों चिल करो थोड़ा सा, एससीओ बेसिस को समझो। ये 2001 से चलता आ रहा है, सिक्योरिटी पे फोकस है लेकिन न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, धोखा नहीं है, स्ट्रेटेजी है। पाकिस्तान को रोल देने से इंडिया को भी वॉइस मिलती है, जैसे मोदी ने समिट में इंडिया की प्रायोरिटीज को पुश किया है। हाँ, उनको चाइना से सीपेक तो जरूर मिल गया है, लेकिन इंडिया की क्वाड से ग्लोबल पावर बढ़ रहा है। विपक्ष को समझने की जरूरत है कि ये बिलेटरल नहीं है। इतने साल आप लोगों ने राज किया है तो भी आप लोग को ये डिप्लोमेसी समझ नहीं आती है। ये डिप्लोमेसी का गेम ही है। इंडिया ने वीटो का यूज़ किया होता तो रोक सकते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एससीओ से टेररिस्ट इंफॉर्मेशन शेयर होती है। पाकिस्तान सेंटर्ड नहीं है, सबके फायदे हैं। आपको क्या लगता है, ऑपोजिशन सही कह रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब आगे क्या? 2027 में समिट में इंडिया पाकिस्तान टेंशन हाई रहेगी, लेकिन ट्रेड टॉक्स बूस्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान रेड्स हेड बनने से उनके टेरर क्लेम स्ट्रांग होंगे, लेकिन इंडिया यूएन में पुश कर सकता है। गेम चेंजर क्या है? अगर इंडिया एससीओ बैंक में लीड ले तो इकोनॉमिक विन होगी। दोस्तों, 2 मिनट में एक क्वेश्चन, एससीओ से इंडिया को फायदा ज़्यादा है या नुकसान? आप बताओ, क्योंकि आपको मैंने एससीओ की मीटिंग के बारे में भी सब कुछ बताया था। अब एससीओ के बारे में ज़्यादातर नॉलेज आपको है, तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट नीचे जरूर बताइए। सेकंड न्यूज़ की बात करूंगा। पाकिस्तान ने इजराइल को गाली दी, लेकिन इजराइल ने काउंटर में ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान का घर ऐसा बोलकर उनकी पोल खोल दी है। गेम चेंजर है इंडिया के लिए भी। 11 सितंबर 2025 को यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग थी दोहा स्ट्राइक्स पे, जहां इसराइल ने कतर में हमास लीडर को टारगेट किया था। पाकिस्तान के एम्बेसडर आसिम इफ्तिकार ने चिल्लाया, इजराइल जमीन छीनना चाहता है, किसी की नहीं सुनता। गाजा में स्टेट टेररिस्ट हो रहा है, वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इजराइल को निकालो वाली धमकी दी इनडायरेक्टली। लेकिन इजराइल के डैनी डैनन ने पलटवार किया, जवाब दिया। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था तो सवाल ये नहीं था कि फॉरेन सॉइल पे क्यों हुआ, सवाल ये था टेररिस्ट को शेल्टर क्यों दिया गया। उफ, सीधा पॉइंट करके छाती पे गोली। डैनन ने कहा फैक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, बिन लादेन को इम्यूनिटी नहीं मिली, हमास को भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने कहा फॉल्स एनालॉजी, लेकिन इस पर दुनिया ने इजराइल का ही साइड लिया। दोस्तों, ये 9/11 एनिवर्सरी पे हुआ जब अल कायदा ने अमेरिका पे अटैक किया और बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपा हुआ था। अब इंडिया के लिए क्या मतलब है? इंडिया ने भी मीटिंग में पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट बोला है। याद है 26/11 मुंबई अटैक, अभी ऑपरेशन सिंदूर।
बहुत सारे इंडिया के ऊपर अटैक पाकिस्तान ने करवाए हैं, अभी भी लश्कर जैसे ग्रुप्स को शेल्टर दे रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया को यूएनएससी में और एग्रेसिव होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? अपनी राय कमेंट पे जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थर्ड न्यूज़ की बात करूँ दोस्तों, यूएनएससी में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था इसराइल के खिलाफ, जिसमें इसराइल के खिलाफ वोट हुए थे 142 एंड अपोजिट में वोट हुए थे मात्र 10। इंडिया ने भी इसराइल के खिलाफ वोट दिया था, पैलेस्तीन ने उसका वेलकम किया और बोला है कि अब सीज फायर बंद होना चाहिए, हम थक गए हैं, हम हार गए हैं, वॉर बंद होना चाहिए। मतलब ये फ़लस्तीन नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है कि सीज फायर होना चाहिए, वॉर बंद होना चाहिए और सबको मिलकर रहना चाहिए। फोर्थ न्यूज़ की बात करूँगा, यूएस ने 5 F-35 स्टील्थ फाइटर्स प्यूर्टो रिको में लैंड कर दिए हैं। वेनेजुएला के साथ टेंशन बढ़े हुए हैं। ट्रम्प का ऑर्डर है 10 जेट्स भेज रहे हैं ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ, लेकिन असली टारगेट वेनेजुएला लग रहा है। क्या ये वॉर की शुरुआत है? ये जेट्स कीबा बेस पे लैंड हुए हैं, पेंटागन बोल रहा है कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन सोर्सेस कहते हैं ट्रम्प ने ये डिप्लॉयमेंट किए हैं। पिछले हफ्ते यूएस ने वेनेजुएला वेसल्स पे स्ट्राइक मारी थी, 11 लोग मारे गए थे। वेनेजुएला कहता है वो फिशरमैन थे, ड्रग स्मगलर्स नहीं थे। अब एक यूएस डिस्ट्रॉयर ने वेनेजुएला फिशिंग बोट्स को 8 घंटे ऑक्यूपाई किया उनके वाटर मेन्स में। F-35 वर्सेस वेनेजुएला के F-16 जो यूएस के ही हैं, यूएस आसानी से जीत सकता है। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश है। अगर ये टेंशन बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस रॉकेट हो सकते हैं। हालांकि इंडिया ऑयल नहीं लेता है वेनेजुएला से, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, प्लस यूएस का ये मूव चाइना रशिया को भी चैलेंज है। ग्लोबल इनस्टेबिलिटी से ट्रेड को हिट कर सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया को अब वेनेजुएला से डायरेक्ट डील करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो इंडिया के अपोजिट में ही खड़ा है। अब आगे क्या, ट्रम्प रिजीम चेंज नहीं चाहता है, लेकिन अगर वेनेजुएला रेसिस्ट करेगा तो फुल ब्लॉकेट भी ऑयल पे लगा सकता है। एक बड़ी खबर फिफ्थ न्यूज़ की बात करूंगा, इंडिया की डिफेंस के लिए गेम चेंजर है। पीएम मोदी 15 सितंबर को कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करेंगे। ये 3 डेज इवेंट ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स पे होगा। थीम ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, फोकस रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल्स रेडीनेस पे, मतलब आर्मी को टेक से मॉडर्न बनाएंगे, इंटीग्रेशन बढ़ाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आ रहा है, जो पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में था। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर टेरर इन्फॉर्मेशन को डिसमेंटल किया, ट्राई सर्विसेज के प्रेसाइज अटैक किए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल एंड सीडीएस अनिल चौहान और डिफेंस सेक्रेटरी इसमें शामिल होंगे। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हर साल होता है, टॉप लीडर्स ब्रेन स्टॉर्म करते हैं। लास्ट 2023 में भोपाल में हुआ था। ये इंडिया के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में एजाइल बनाएगा, जो ब्रिक्स में स्ट्रॉन्ग रोल या साउथ चाइना सी के टेंशन को दूर करेगा। आपको क्या लगता है दोस्त, ये रिफॉर्म्स इंडिया को सुपर पावर बनाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हाँ, पाकिस्तान की धमकियां या चाइना के बॉर्डर इश्यूज पे इंडिया को फायदा जरूर होगा। ये यहाँ से आर्मी इंटीग्रेशन बढ़ेगी, न्यू टेक वेपन्स आएंगे, मे बी इंडिया पाकिस्तान टेंशन कम होगी, लेकिन रेडीनेस से डिटेरेंस थोड़ा स्ट्रांग होगा। 6 न्यूज़ की बात करूँ, ट्रम्प ने नाटो को बोल दिया रशिया ऑयल खरीदना बंद करो, वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, और हाँ नहीं माने तो रशिया पे सैंक्शन लगा दूंगा। ट्रम्प का कहना है वो रशिया पे बड़े सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन सिर्फ तब जब सारे नाटोस कंट्रीज रशियन ऑयल बंद कर देंगे। शौक है ना, नाटो के मेंबर्स जैसे टर्की, हंगरी, स्लोवाकिया अभी भी खरीद रहे हैं ये ऑयल। ऊपर से उन्होंने चाइना पे 50 से 100% टैरिफ लगाने को भी कहा है, ताकि रशिया के इकोनॉमिक सपोर्ट को तोड़ा जाए। ट्रम्प बोलते हैं ये करेंगे तो यूक्रेन वॉर 100% हम ही जीत जाएंगे। हम तो दूसरे बड़े बायर्स हैं रशियन ऑयल के, सस्ता मिलता है, इकोनॉमी को बूस्ट होती है। लेकिन लास्ट मंथ ट्रम्प ने इंडिया पे भी टैरिफ 50% ठोक दिया था, इसी वजह से अब ये नाटो ड्रामा से प्रेशर बढ़ेगा। क्या हमें भी बाइकआउट करना चाहिए? इंडिया रशिया दोस्त है 70 साल से, लेकिन यूएस का ये जो दबाव है ट्रेड वॉर का, वो हमको भी ट्रिगर कर रहा है। मेरे को लगता है कि अगर नाटो मानता है वॉर 6 महीने में खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है? लेकिन इंडिया को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी ढूंढ लेना चाहिए ऑयल सोर्सेज के, जैसे मिडिल ईस्ट से, वरना टैरिफ्स और बढ़ सकते हैं, या फिर लगता है कि ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर बताइए। इतने दिनों से पूछ रहा हूँ, लेकिन आप लोग राय नहीं बताते हैं, इस बार राय कमेंट में जरूर बताइए। 7 न्यूज़ की बात करूँ तो ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर 81,000 करोड़ का मेगा प्लान है, जो इंडिया कि अंडमान एंड निकोबार के सबसे बड़े आइलैंड पे बन रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट हो गई है? कल ही 30 सितंबर 2025 को हिंदू ने रिपोर्ट किया, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा है कि उन्हें केस से हटा दो, क्योंकि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन यूनियन टेरिटरीज मतलब अंडमान के एडमिन का काम है। 2020 में उन्होंने एनओसी दिया था बेस्ड ऑन आइलैंड की रिपोर्ट्स पे, लेकिन अब डाउट है फैक्ट्स क्या गलत हैं, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। ये पिटीशन दिसंबर 2024 से चल रही है। एक्स ट्राइबल सेक्रेटरी मीना गुप्ता ने फाइल की थी, एलिगेशन लगाया था फॉरेन राइट एक्ट्स वायलेट हुए हैं। 13,000 एकड़ जंगल डाइवर्ट्स किए गए बिना ट्राइबल कंसेंट्स लिए।
सोमपेंस और निकोबारी टेरिटरी सिर्फ 1761 लोग के हैबिटेट खतरे में हैं। लिटिल एंड ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल ने 2022 में ही एनओसी वापस ले लिया था, लेकिन ये कहा था कि फारे प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है? ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी है, पिछले एवरग्रीन पॉलिटिक्स को समझते हैं। निकोबार ग्रेट आइलैंड्स अंडमान चाइना का साउथर्न मोस्ट आइलैंड 885 स्क्वायर किलोमीटर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। यहाँ बन रहा है इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, कैंपबेल बे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर प्लांट और 16,000 एकड़ टाउनशिप। टोटल कॉस्ट 81,000 करोड़, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 72,000 करोड़ भी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक गोल्ड माइन है। मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ये वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन है, जहां 80% ग्लोबल ऑयल ट्रेड गुजरते हैं। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी, पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंका को काउंटर करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट पोर्ट है। पोर्ट बनेगा तो इंडिया का ट्रेड भी बूस्ट होगा, सिंगापुर जैसे हब बन जाएंगे, ट्री शिपिंग टाइम 30% कम हो जाएगा, बिलियन सेव होंगे। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट पे जरूर बताइए। 8 न्यूज़ की बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। लंदन में एक बड़ा फॉर राइट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें 1.1 लाख से ज़्यादा लोग इमिग्रेशन के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। ये यूनाइट द किंगडम मार्च, जो एंटी इमिग्रेट्स एक्टिविटीज़ टॉमी रॉबिन्सन ने ऑर्गेनाइज किया है, शायद यूके का सबसे बड़ा राइट विंग डेमोन्स्ट्रेशन था। इसमें कुछ प्रोटेस्टर्स ने पुलिस के साथ भी क्लैश किया, जिसमें 26 पुलिस ऑफिसर्स को चोट लगी, 4 को सीरियस इंजरीज है। दोस्तों, दांत टूटना, नाक टूटना और सर में चोट। पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग शांति से प्रोटेस्ट करने आए, लेकिन कुछ ने जानबूझकर वायलेंस की। 25 लोगों को अरेस्ट किया गया और पुलिस ने कहा कि और भी अरेस्ट होंगे। होम सेक्रेटरी शबाना मोहम्मद ने भी वायलेंस की निंदा की और कहा है कि क्रिमिनल्स को सजा मिलेगी। प्रोटेस्ट में लोग यूके और इंग्लैंड के झंडा लेकर आए हुए हैं, कुछ ने यूएस और इजराइल के झंडे भी दिखाए, कुछ ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा कैंप पहने हुए हैं। लोग प्राइम मिनिस्टर कीर स्टेमर के खिलाफ स्लोगन्स लगा रहे थे और प्ले कार्ड्स पे सेंड देम होम जैसे मैसेज लिखे हुए थे। टॉमी रॉबिन्सन, जो अपने एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लाम व्यूवर्स के लिए जाना जाता है, ने इस मार्च को कल्चरल रेवोल्यूशंस को स्पार्क किया। उसने कहा ये फ्री स्पीच और ब्रिटिश कल्चर के लिए था। यूएस के बिलियनरीज एलन मस्क ने भी वीडियो लिंक से स्पीच दिया और फ्रेंच फॉर राइट्स पॉलिटिशियंस एरिक जेमुअर्स ने ग्रेट रिप्लेसमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रिपीट किया, जो कहता है कि वाइट यूरोपियंस को नॉन वाइट इमिग्रेंट से रिप्लेस किया जा रहा है। कुछ अटेंडीज ने कहा कि वो इमिग्रेशन और फ्री स्पीच के इश्यूज की वजह से प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। एक औरत सेंड्रा मिशेल्स ने कहा कि वो अपना देश वापस चाहती हैं और इलीगल माइग्रेशन को रोकना चाहती हैं। ये न्यूज़ बेसिकली बताती है कि लंदन में इमिग्रेशन के खिलाफ एक बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें फॉर राइट्स ग्रुप्स ने पुलिस के साथ क्लैश किया और कंट्रोवर्शियल फिगर्स ने डिबेट्स पे स्पीच दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये बात सही है प्रोटेस्ट करना या फिर गलत? दोस्तों, अपनी राय कमेंट पे जरूर बताइए। न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए। आप हमें फेसबुक, इंस्टा, एक्स जिसे ट्विटर बोलते थे, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।